तो दोस्तों स्वागत है। और आज जो है आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा सेटअप में। ज़्यादातर मैं बाहर रहता हूँ और आपसे बातें करता हूँ, लेकिन अभी आपको पता ही है कि मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि आयरलैंड में जो वेदर है उतना ख़ास नहीं रहता। तो मैंने सोचा है कि अगर ज़्यादा ही ख़राब हो वेदर तो मैं ऐसे ही अंदर जो है आप लोग के लिए कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। और आशा करता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा और पसंद आएगा। तो आज का जो वीडियो का टाइटल है आप लोगों ने ऑलरेडी ही जान लिया होगा, तो जो कि कनाडा से रिलेटेड है। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं या तो कंफ्यूज हो गए हैं कि कनाडा जाएं ना जाएं या कौन सी कंट्री में जाएं, तो आज इस वीडियो को देख के आपको थोड़ी क्लियरिटी नज़र आएगी। जब मैं भी बाहर स्टडी के लिए प्लान कर रहा था तो मेरे भी मन में कनाडा पहला ऑप्शन था, दूसरा आयरलैंड था। लेकिन फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आयरलैंड ही जाना चाहिए। तो उसमें काफ़ी पर्सनल रीज़न भी इन्वॉल्व थे और साथ ही में करियर पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ फैक्ट्स है जिससे कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आयरलैंड आना चाहिए। ये सबको ही पता होगा, अगर आप कनाडा में जा रहे हो तो उधर मास्टर्स अगर आपको करना है तो आपको 2 साल लगते हैं। ठीक है, मास्टर्स के लिए 2 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन वही चीज़ आयरलैंड में जो है मास्टर्स आप एक ही साल में कर लेते हैं, जिससे कि आपका टाइम बच जाता है। और मेरे जैसे कि मैंने 5-6 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया था तो मुझे ज़्यादा टाइम जो है पढ़ाई में स्पेंड नहीं करना था, जिस वजह से मैंने जो है वो आयरलैंड चुना, क्योंकि मुझे एक साल में ही मास्टर डिग्री मिल जाएगी और इधर अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी है। अब मैं कंपेयर करता हूँ ना यार, कनाडा और आयरलैंड को कंपेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कनाडा की पॉपुलेशन है 4 करोड़, आयरलैंड की पॉपुलेशन है 55 लाख। ठीक है, फिर नॉमिनल जीडीपी जो कनाडा की है 2.2 ट्रिलियन है और आयरलैंड की है 594 बिलियन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि लोग कितने अमीर हो ना है ना दोनों कंट्री में, इससे पता चलता है। नॉमिनल जीडीपी तो इंडिया की सब कनाडा से भी ज़्यादा है ना, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा जो है वो कनाडा का 52,722 है और जो आयरलैंड है उसका $114,000 के आसपास है। जो भी फिगर्स दे रहा हूँ ये यूएस डॉलर्स में है। तो और देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो कनाडा में है वो 4.9% है और आयरलैंड में 4.2%। ठीक है, तो बेरोज़गारी कनाडा में थोड़ी ज़्यादा है आयरलैंड के मुकाबले। तो इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं। अब कनाडा का जो इन्फ्लेशन रेट है ना यार वो 6.8% है और आयरलैंड का इन्फ्लेशन रेट देखिए 6.4%। यानी कि कनाडा में महंगाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है आयरलैंड के हिसाब से। मैं ऐसे रैंकिंग कर रहा था तो मैं ये सब चीज़ें भी देखूंगा। जो कमाई है वो कनाडा में आप करोगे अराउंड 1700 से 1800 कनाडियन डॉलर्स। आयरलैंड में आप लगभग 1500 तक 1500 यूरो तक कमा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि कनाडा में जो घर है रेंट वो सस्ता है, आयरलैंड के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। तो आयरलैंड की जो ग्रोथ रेट है ना वो आप देखिए सबसे ज़्यादा 2021 में 13.59% थी, फिर 2022 में 11.97% हुई, उसके बाद करेंटली 5.58% है और ये फ्यूचर में जो है ना कम होते हुए 2028 में 3.3% हो जाएगी, है ना, ये प्रेडिक्शन है। अब ये ग्रोथ रेट देखिए आपको कम ही लगेगा, आप इंडिया से कंपेयर करोगे काफ़ी कम है। सारे जो वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक है, वो मानते हैं कि फ्यूचर जो है वो इंडिया का ही है। इंडिया की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आप देखोगे अभी 7% के आसपास है और ये फ्यूचर में बढ़ती रहेगी, ऐसा बोलते हैं 8% के आसपास भी हो सकती है। तो इंडिया से कंपेयर मत करना, ये दोनों जो है डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया जो है इमर्जिंग कंट्री है। तो अब देखते हैं कनाडा का क्या सीन है। अब कनाडा की जो ग्रोथ रेट है ना, पहले तो आप देखिए 2020 में कोविड के टाइम -5% थी, -5%।
यानी आप बोल सकते हैं रिसेशन जैसा ही था, माइनस में ग्रोथ रेट है। फिर अचानक 2021 में 5% हो गई पॉजिटिव में, उसके बाद 3.4% 2022 में, और 2023 करंटली 1.45% है। और ये फ्यूचर में जो है 2028 तक 1.67% के अराउंड होगी। मतलब ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं है, मतलब ठीक है, जितना है उतना है, ठीक है। तो आप कंपेयर करो दोनों दोनों कंट्री को, तो आप देखोगे कि जो ग्रोथ रेट आयरलैंड की है वो कनाडा से काफ़ी अच्छी है, फ्यूचर भी है मतलब आयरलैंड का कंपेयर टू कनाडा। अब बात करते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स की। तो आप देखोगे आयरलैंड में ना आईटी से रिलेटेड जॉब इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया के जो सारे आईटी कंपनीज है ना, बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि गूगल हो गया, एक्सेंचर हो गई, सारों के वर्ल्ड हेडक्वार्टर या तो यूरोपियन हेडक्वार्टर आयरलैंड में है। तो आईटी के जो जॉब्स है ना इधर काफ़ी अवेलेबल है, फ्रेशर को भी मिल जाएंगे। तो फाइनेंस रिलेटेड जॉब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, नर्सिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, बिजनेस रिलेटेड जो है ना दिक्कतें आती हैं, मैनेजमेंट, बिजनेस, ये सब रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही नहीं है जितना कि आईटी, फाइनेंस, ये सब में। कनाडा में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी आयरलैंड के मुकाबले। और बहुत सारे कोर्सेज जो है कनाडा में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा आपको केमिकल कंपनीज हो गया, और आईटी से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फाइनेंस से भी हैं, कनाडा में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। हाँ, तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स लगभग सेम है, थोड़ा आईटी का आयरलैंड में ज़्यादा है और मैनेजमेंट का कनाडा में ज़्यादा है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आयरलैंड को प्रीफर किया। लेकिन अभी जो सिचुएशन है आपको पता ही होगा, काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंट्री हो ना, जो उसका रिलेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंस हो जाता है। जैसे कि आप जानेंगे, चाइना का मैं एग्जांपल दूंगा। तो चाइना काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा था, सब सही चल रहा था कोविड से पहले, लेकिन कोविड के बाद चाइना के रिलेशन काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में उनके साथ ख़राब हो गया। और आप देखोगे अभी जो चाइना की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो नीचे आ चुकी है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना कंट्री के रिलेशन मैटर करते हैं प्रोग्रेस होने में। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा के जो रिलेशंस है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कनाडा का जो रिलेशन है मिडिल ईस्ट के साथ उतने अच्छे हैं नहीं। उसके अलावा चाइना के साथ तो आप जानते ही हैं, बीच में वीडियो भी वायरल हो गया था। जैसे जो चाइना के प्रीमियर हैं वो ट्रूडो को एकदम डांट जैसे रहे थे वीडियो में। तो ये देख आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है कनाडा की वो उतनी खास है नहीं। तो हाल ही में आप जानते ही हो कि इंडिया के साथ भी जो कनाडा के रिलेशन है वो इतने अच्छे अब रहे नहीं। इंडिया ने जो है वो कनाडा के सिटीजन्स के जो वीज़ा है, वीज़ा नए प्रोसेस करना बंद कर दिए हैं, जिस वजह से अब दिक्कतें आ रही हैं। जो भी कनाडा में इंडियन स्टूडेंट स्टडी करके अब पीआर लेके सिटीजन्स बन गए थे, वो अब इंडिया नहीं आ पाएंगे, है ना। तो देखो यार, आप इंडिया से जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक दो पीढ़ी तो आपका इंडिया से नाता रहेगा ही। आप मतलब उधर जाके आपको इंडिया आना ही पड़ेगा, आपकी ज़मीनें रहेंगी और आपके जो भी प्रॉपर्टी रहेंगे, और कुछ एक इमोशनल चीज़ें भी रहती है यार। आप कोई भी कंट्री से आ रहे हो तो आप इमोशनली कनेक्ट होते हो वो कंट्री से, तो आप उधर जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जा पाएंगे तो ये चीज़ें हो जाती है। अब जानते हैं कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट्स अभी ख़त्म हो जाएंगे या फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ रहेंगे या और भी बदतर हो सकते। देखिए मेरे हिसाब से फ़िलहाल ये तो टेम्परेरी मेजर्स हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में ये दोबारा नहीं होंगे? क्या चीज़ें और भी बुरी हो सकती हैं फ्यूचर में? तो उसको जानने के लिए हम खाली कनाडा का एक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, उनकी जो पार्टीज़ है, जो पावर है में है और जो भी पावर में नहीं है, खाली करंट सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, तो कनाडा में देखिए
लिबरल पार्टी जो अभी जस्टिन ट्रूडो है उसके 158 सीट्स हैं, ठीक है, और कंजर्वेटिव के 117 है। तो और जगमीत सिंह जो कि उधर के पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनके फोर फादर्स या जो भी बाप दादा पहले ही कनाडा इमिग्रेट हो गए थे, तो वो कैनेडियन सिटीज़न है। जिस सोच में मैं पढ़ रहा हूँ वो बात है जगमीत सिंह की। जगमीत सिंह की जो अभी पीएम की अप्रूवल रेटिंग है ना, वो 22% है। तो यानी कि आप देख लो, अभी भी उनकी 17 सीट्स हैं और फ्यूचर में भी इसके आसपास हो सकती है, एक दो आगे बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, लेकिन उनका पावर में ना हमेशा इन्फ्लुएंस रहेगा, ठीक है। और जगमीत सिंह आप जानते हैं कि खालिस्तानी सपोर्टर है ना। इनडायरेक्टली इतना नहीं हार्श बोलते हैं, लेकिन सबको पता ही है वो खालिस्तानी सपोर्टर है। तो वो हमेशा जो भी पावर में बैठा रहेगा कनाडा में, उसको किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। तो ये जो चीज़ें खालिस्तान की जो भी चीज़ें हैं, मांग हो रही है, ये ख़त्म नहीं होने वाली मेरे हिसाब से, ये चलती रहेगी कनाडा में। और मुझे लगता है जिस कारण जो इंडिया के साथ कनाडा का रिलेशन है, वो हो सकता है फ्यूचर में कोई और पीएम आए जैसे कि अपोजिशन के, तो हालात थोड़े सुधर जाए। लेकिन आप ऐसे नकार नहीं सकते कि यार ये सॉल्व हो जाएगा, कनाडा और इंडिया के रिलेशन एकदम स्मूथ जाएंगे, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। तो आप मान के चलिए फ्यूचर में भी जो है ये पॉलिटिकल सिनेरियो के वजह से थोड़ी बहुत खटास इंडिया और कनाडा के रिलेशन में होती रहेगी। इस वजह से जो है ना, आम लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी जो अभी करनी पड़ रही है ना। जैसे कि आप देखोगे अभी मेनली जो कॉमन लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। कितने लोगों को इंडिया शादी करनी थी, शादी के लिए आना था, लेकिन अभी सब बंद है, इंडिया आ नहीं पा रहे हैं। और इंडिया से नाता ऐसे ही तोड़ नहीं सकते यार। कोई भी डिसीजन लेना हो आपको कि आपको किधर पढ़ना है, तो आप जो कंट्री के हो और आप जो कंट्री में जाना चाहते हो, वो कंट्री के रिलेशन कैसे हैं आप थोड़ा उसमें ध्यान दीजिए। उससे क्या है कि फ्यूचर में आपको ये सब चीज़ों का फेस नहीं करना पड़ेगा। कि थोड़ा रिलेशन आपको देखना है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, पीपल टू पीपल लेवल पे, दो कंट्री के कैसे रिलेशन है और उनकी हिस्ट्री भी देखनी है। तो फिर आप थोड़ा जो है आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यार फ्यूचर में ये सब चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती है ना। तो ये होगी एक बात। तो मेरी जो ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन यही रहेगी कि मैं आपको कहूँगा नहीं कि यार आप कनाडा मत जाओ या आप ये कंट्री में मत जाओ। आप अपना एनालिसिस करो ऐसे डेटा को लेके, और आप फिर सोचो कि यार सही रहेगा क्या। फ्यूचर का भी सोचो थोड़ा, आज से 5 साल 10 साल क्या सिचुएशन हो सकती है। आपको डेटा की मदद से आप थोड़ा जो है आप एक कंक्लूजन में आ सकते हैं। तो आप बहुत सारी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गई, उसके अलावा स्वीडन है, डेनमार्क है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं यार। बस लोग एक दो कंट्री कनाडा कनाडा या यूएस करके इतने पूरा वर्ल्ड है जिधर अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं, जिधर अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इंडिया कोई बुरा नहीं है। ये मैं एक बात बोलूँगा, फ्यूचर इंडिया में भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं और उसके बाद जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको करना क्या है। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप इस वीडियो की मदद से एक कंक्लूजन में आ सकते हैं कि आप कैसे एनालिसिस करें दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और आपका बजट मिला के, आपके करियर गोल्स मिला के कि आपको कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए स्टडी के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।